नमस्कार दोस्तों, आज की अपनी हरियाणा जीके की क्लास में हम हरियाणा की प्रमुख संस्थाओं के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम हरियाणा राज्य सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक के बारे में बात करते हैं। इसकी जो स्थापना है वो 1 नवंबर 1966 को हरियाणा बनने के साथ ही हुई थी। इस बैंक की स्थापना के समय राज्य में इसकी केवल 7 प्राथमिक सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक ही थे, जो वर्तमान में तहसील स्तर पर 19 और उप तहसील स्तर पर 71 शाखाएं इसकी हो चुकी हैं। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य किसानों को कृषि एवं कृषि से संबंधित गतिविधियों के लिए दीर्घकालिक ऋण उपलब्ध कराना है, मतलब लंबे समय के लिए आर्थिक सहायता देना है। शुरुआत में इस बैंक को पंजाब सहकारी समिति अधिनियम 1961 के रूप में जाना जाता था। फिर 1974 में इसका नाम बदलकर हरियाणा राज्य सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक किया गया। तो दूसरा हम हरियाणा राज्य सहकारी एपेक्स बैंक लिमिटेड, जिसको हरको बैंक भी कहा जाता है, उसके बारे में बात करते हैं। हरको बैंक हरियाणा का राज्य स्तरीय सहकारी बैंक है। इसकी स्थापना की बात करें तो नवंबर 1966 में इसकी स्थापना हुई थी। इसके जो स्ट्रक्चर की बात करें तो इसकी संरचना त्रिस्तरीय संरचना है, जिसमें राज्य स्तर पर बैंक, जिला स्तर पर केंद्रीय सहकारी बैंक एवं ज़मीनी स्तर पर कई पैक्स काम करते हैं। इसके उद्देश्य की बात करें तो इसका उद्देश्य भी राज्य में किसानों, ग्रामीण कारीगरों, कृषि मजदूरों एवं उद्यमियों को वित्तीय सहायता प्रदान करना है। हरको बैंक की चंडीगढ़ में और पंचकुला में 13 शाखाएं और 2 विस्तार काउंटर हैं। हरको बैंक के चेयरमैन की बात करें तो महेश कुमार भाटी, जिनके बारे में हम पीछे बात भी कर चुके हैं, तो भाटी जी इस बैंक के, हरको बैंक के चेयरमैन हैं फिलहाल। और तीसरी हम बात करें हरियाणा भूमि सुधार एवं विकास निगम लिमिटेड, जिसको HLRDC भी कहा जाता है। तो इस HLRDC की फुल फॉर्म हमारे लिए याद करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो HLRDC की फुल फॉर्म हरियाणा लैंड रिक्लेमेशन एंड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। ये हमारे पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, हरियाणा लैंड रिक्लेमेशन एंड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। इसकी बात करें तो इसकी स्थापना 1974 में हुई थी। एग्जैक्ट डेट की बात करें तो 27 मार्च 1974 हमें अपने रिसर्च के दौरान मिली है। तो मुख्यालय की बात करें तो इसका मुख्यालय पंचकुला में है। इसके कार्यालय की बात करें तो इसके 3 क्षेत्रीय कार्यालय हैं, हिसार, करनाल व कैथल में। और प्रबंधकीय कार्यालय की बात करें तो 5 इसके प्रबंधकीय कार्यालय हैं, जो कि रेवाड़ी, भिवानी, नारायणगढ़, हनुमानगढ़ और फरीदाबाद में है। इसके सबसे बड़े फार्म की बात करें तो हिसार में 1119 एकड़ में इसका हरियाणा भूमि सुधार एवं विकास निगम लिमिटेड का फार्म है। इसके द्वारा संचालित पेट्रोल पंप की बात करें तो 2 पेट्रोल पंप इसके द्वारा नारायणगढ़ व पानीपत में संचालित हैं। और इसके द्वारा संचालित गैस एजेंसियों की बात करें तो 3 गैस एजेंसियां नारायणगढ़, हिसार व फरीदाबाद में इसके द्वारा संचालित हैं। प्रमुख उद्देश्य की बात करें तो केंद्र या राज्य सरकार की योजनाओं के अंतर्गत मिट्टी में या भूमि में सुधार के लिए एवं पोषक तत्वों की कमी को दूर करने के लिए जिप्सम आदि की व्यवस्था करना एवं वितरण की जो योजनाएं हैं उनको लागू करना हरियाणा भूमि सुधार एवं विकास निगम लिमिटेड की मेन उद्देश्य है। इसके अलावा ये हरियाणा भूमि सुधार अधिनियम, ये निगम क्या करता है, अपने स्वयं के आउटलेट के माध्यम से कृषि के जो इनपुट की जो चीज़ें हैं उनका वितरण करता है, गुणवत्ता युक्त बीज के उत्पादन का कार्यक्रम लागू करता है और पेट्रोल पंप और गैस एजेंसियों का भी संचालन करता है। अब चौथी जो हम बात करें खजाना एवं लेखा से संबंधित, ट्रेजरी एंड अकाउंट्स। वर्तमान में हमारे हरियाणा राज्य में 24 जिला स्तरीय तथा 81 उप खजाने कार्यरत हैं, जो सब डिवीज़न लेवल पे या तहसील लेवल पे, जो राज्य के सार्वजनिक लेखों का, पब्लिक अकाउंट्स का विवरण प्रत्येक महीने में 2 बार प्रधान महालेखाकार हरियाणा, जिसको AG हरियाणा भी बोलते हैं, उनको भेजते हैं। तो इससे रिलेटेड एक बहुत ज़रूरी बात क्या हो जाती है कि हरियाणा सरकार ने राज्य के सभी खजानों और उप खजानों में 1 जुलाई 2013 से ऑनलाइन ट्रेजरी इंफॉर्मेशन सिस्टम लागू किया गया है, जिसको OTIS भी बोलते हैं। तो OTIS की जो फुल फॉर्म है ऑनलाइन ट्रेजरी इंफॉर्मेशन सिस्टम, इसको भी हमें ध्यान रखना है। ऑनलाइन बजट आवंटन नियंत्रण तथा विश्लेषण प्रणाली की जो बात करें, ऑनलाइन बजट एलोकेशन मॉनिटरिंग एंड एनालिसिस सिस्टम, ये सॉफ्टवेयर प्रणाली जो है 1 अप्रैल 2010 से हरियाणा में शुरू की गई। इसकी शुरुआत की बात करें तो ये वित्त विभाग के तहत बजट की प्रक्रिया को अधिक कुशल और पारदर्शी बनाने के लिए इसकी शुरुआत की गई। ये सभी प्रकार के बिलों को तैयार करने के लिए ई-बिलिंग सॉफ्टवेयर जो है वो भी 1 अप्रैल 2013 से हरियाणा में शुरू किया गया, ई-बिलिंग सॉफ्टवेयर। तो हमारे लिए ये याद करना बहुत ज़रूरी हो जाता है कि ई-बिलिंग सॉफ्टवेयर
कब से शुरू किया गया? तो 1 अप्रैल 2013 से शुरू किया गया। अब बात करें तो जनवरी 2014 से ई ग्रास मीन्स इलेक्ट्रॉनिक गवर्नमेंट रिसीट अकाउंटिंग सिस्टम शुरू किया गया, जो नागरिकों को सरकारी कर और शुल्कों को ऑनलाइन भरने की सुविधा प्रदान करता है। इस ई ग्रास से क्या होता है? इससे लंबी कतारों और कागजी कार्रवाई से जनता को छुटकारा मिला, और जो भी हम टैक्स वगैरह पे करते हैं, जो भी फ़ी पे करते हैं इसके माध्यम से, उसकी हमें हैंड टू हैंड डिजिटल रसीद प्राप्त हो जाती है और किसी भी समय कहीं से भी इसकी पेमेंट हो जाती है। तो इसमें ई ग्रास से भी पब्लिक को बहुत सुविधा हुई। हरियाणा में 23 मई 2014 से ई पोस्ट स्वीकृति मॉडल लागू किया गया, जिसका उद्देश्य विभिन्न सरकारी सेवाओं के लिए जो आवेदन होते थे उनको इलेक्ट्रॉनिक रूप से स्वीकार करना है। तो ये भी ई पोस्ट स्वीकृति मॉडल जो है, इसकी डेट हमें याद करना हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। हरियाणा में ई पेंशन प्रणाली की बात करें तो 1 अक्टूबर 2012 से ई पेंशन प्रणाली लागू हुई। ई स्टाम्पिंग प्रणाली की बात करें तो 2 मई 2015 को पंचकुला से ई स्टाम्पिंग प्रणाली शुरू हुई और मार्च 2017 से इसे सभी मूल्य वर्ग के गैर न्यायिक मतलब नॉन जुडिशियल जो स्टाम्प थे उनके लिए इसे अनिवार्य कर दिया गया। मानव संसाधन प्रबंधन प्रणाली यानी HRMS की बात करें तो इस सॉफ्टवेयर में क्या होता है? इस सॉफ्टवेयर में नियमित कर्मचारियों का पूरा डेटा, जैसे कि उनकी सर्विस बुक, उनकी ACR, प्रमोशन वगैरह, छुट्टियां आदि का ब्यौरा रहता है। यह प्रणाली जून 2016 से शुरू की गई और वर्तमान में इसे ई सैलरी से भी जोड़ दिया गया है। बिना बिल की वस्तुओं या सेवाओं पर अंकुश लगाने के लिए हरियाणा सरकार ने 22 मार्च 2021 को हरियाणा राज्य GST इंटेलिजेंस यूनिट की भी स्थापना की है। तो ये भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है कि 22 मार्च 2021 को हरियाणा राज्य GST इंटेलिजेंस यूनिट की स्थापना की गई। GST बिल बनाने की संस्कृति को प्रोत्साहित करने के लिए केंद्र सरकार के सहयोग से हरियाणा राज्य में 1 अगस्त 2023 से मेरा बिल मेरा अधिकार योजना शुरू की गई। तो अब मेरा बिल मेरा अधिकार योजना जो है, इसकी डेट भी हमें ये याद रखनी हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, 1 अगस्त 2023। प्रत्यक्ष लाभ अंतरण, जिसको हम आजकल कदम कदम पर सुनते हैं, जिसको DBT भी बोलते हैं, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र। तो इस शब्द के जो सर्वप्रथम प्रयोग की बात करें तो तत्कालीन वित्त मंत्री प्रणब मुखर्जी जी ने 2011-12 में अपने केंद्रीय बजट के दौरान सबसे पहले इस बात का जिक्र किया था और इसे शुरू किया गया 1 जनवरी 2013 से। तो ये भी हमारे पेपर में पूछा जा सकता है कि DBT की जो है शुरुआत कब की गई और इसके बारे में सर्वप्रथम किसने जिक्र किया। तो आगे प्रधानमंत्री जन धन योजना के बारे में देखते हैं। तो प्रधानमंत्री जन धन योजना जो है, इस योजना की घोषणा तो 15 अगस्त 2014 को की गई थी, लेकिन इसकी जो शुरुआत है वो 28 अगस्त 2014 को हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने की। इसका जो उद्देश्य है, देश के सभी परिवारों को बैंकिंग सुविधा प्रदान करना और हर परिवार का बैंक खाता खोलना इस योजना का उद्देश्य था। अब प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की बात करें तो प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की जो स्थापना है वो 8 अप्रैल 2015 को नई दिल्ली से की गई। इसका उद्देश्य क्या था? छोटे उद्यमियों को किफ़ायती ऋण प्रदान करना। जो छोटे उद्यमी जो होते हैं, जो छोटे छोटे बिजनेस या स्टार्टअप्स स्टार्ट करते हैं, उनके लिए ऋण प्रदान करना। इसके तहत वर्तमान में 4 श्रेणियाँ हैं। उस टाइम पे 3 श्रेणियाँ शुरू की गई थी, लेकिन वर्तमान में 4 श्रेणियाँ हैं। पहली श्रेणी की बात करें तो शिशु श्रेणी, जिसमें 50,000 रुपये तक का लोन इसमें दिया जाता है। ये उन लोगों को दिया जाता है जो छोटे स्तर पर अपना नया व्यवसाय शुरू करने वाले लोग हैं, जैसे किसी को चाय की दुकान, सिलाई का काम, कुछ ऐसे काम शुरू करने हैं उनके लिए। दूसरी बात करें तो किशोर जो श्रेणी है, उसमें 50,000 रुपये से लेकर 5 लाख रुपये तक का ऋण दिया जाता है। जो पहले से चल रहे किसी छोटे व्यवसाय को बढ़ाने के लिए अगर किसी को लोन की आवश्यकता है तो उसको इस किशोर श्रेणी के तहत लोन दिया जाता है। तीसरी जो है तरुण श्रेणी है। 5 लाख रुपए से लेकर 10 लाख रुपए तक के लोन की बात करें तो बड़े स्तर पर जो व्यवसाय विस्तार या नई यूनिट लगाने के लिए तरुण श्रेणी के तहत 10 लाख रुपए तक का लोन दिया जाता है। अब जो चौथी जो कैटेगरी जो नई बनाई गई तरुण प्लस, उसमें क्या है, उसमें 10 लाख रुपए से 20 लाख रुपए तक का लोन दिया जाता है। और वे लोग जो तरुण श्रेणी में लोन लेकर उसको सफलतापूर्वक चुका चुके हैं, उन लोगों को इसके तहत लोन दिया जाता है। तो मुख्य 3 श्रेणियां हैं। जो चौथी श्रेणी जो है वो इनका संवर्धित रूप है। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना की बात करें तो यह भारत सरकार की एक दुर्घटना बीमा योजना है, जिसकी शुरुआत 9 मई 2015 को हुई थी। इसका उद्देश्य क्या है कि यह सस्ते प्रीमियम पर दुर्घटना बीमा प्रदान करती है,
जिससे मृत्यु या विकलांगता की अवस्था में वित्तीय सहायता मिल सके। इसके पात्रों की बात करें तो इसके लिए जो है 18 से 70 वर्ष की उम्र के बैंक खाता धारक पात्र हैं। प्रीमियम की बात करें तो इस योजना का जो वार्षिक प्रीमियम 12 रुपये था, जो 1 जून 2022 से 20 रुपये हो चुका है बढ़कर। ये प्रीमियम 1 जून को या उससे पहले अपने आप ही हमारे अकाउंट से डेबिट हो जाता है। बीमा कवरेज की बात करें तो इसमें दुर्घटना में मृत्यु होने पर 2 लाख रुपए की आर्थिक सहायता मिलती है, और या फिर दोनों आंखें, हाथ या पैरों की पूर्ण स्थायी हानि हो जाती है तो उसमें 2 लाख रुपए की आर्थिक मदद दी जाती है, या फिर एक आंख, हाथ या पैर की हानि में 1 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दी जाती है। इस योजना की बात करें तो यह योजना 1 ही वर्ष के लिए वैध होती है। अगर इसे हमें चालू रखना है तो इसे प्रति वर्ष नवीन किया जाना चाहिए। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना की बात करें तो यह योजना 9 मई 2015 से शुरू हुई थी। इसके तहत क्या है, 18 से 50 वर्ष की आयु वाले सभी बचत बैंक खाता धारकों को 436 रुपये की वार्षिक प्रीमियम पर बीमा प्रदान किया जाता है। इसमें बीमित व्यक्ति की मृत्यु पर नॉमिनी को 2 लाख रुपए की मदद बीमा कंपनी के द्वारा दी जाती है। इस योजना की बात करें तो इसकी अवधि 1 जून से 31 मई तक होती है, और ये भी रिन्यूएबल है। इसको अगर हमें आगे कंटिन्यू रखना है तो रिन्यू करवाते रहना पड़ेगा। अब अटल पेंशन योजना की बात करें तो अटल पेंशन योजना की घोषणा भी 9 मई 2015 को हुई थी, लेकिन ये स्कीम जो है अटल पेंशन योजना ये लागू हुई थी 1 जून 2015 से। इस योजना में क्या है, 18 से 40 वर्ष के जो खाता धारक हैं उनको प्रीमियम व स्कीम में प्रवेश की आयु के आधार पर 1000 से 5000 रुपये तक की पेंशन की गारंटी प्रदान की जाती है। इनका जो प्रीमियम है वो या फिर स्कीम में ये किस एज में एंटर करते हैं उस चीज़ पे इनकी पेंशन डिपेंड करती है। तो ये आज हमने कुछ हरियाणा सरकार और भारत सरकार से संबंधित कुछ स्कीम्स के बारे में पढ़ा। तो इनके नोट्स आपको साथ ही साथ ज़रूर ही बनाने हैं, और एक बार नोट्स बनाने के बाद इन स्कीम्स की जो डेट्स हैं जो उनको एक बार आप 2 या 3 बार अपने रिवाइज़ कर लेंगे तो उसके बाद ये आपको बेहतर तरीके से याद रह पाएंगी, और एग्ज़ाम के टाइम में जब हम इसको रिवाइज़ करेंगे तो काफ़ी आसानी होगी, हमें काफ़ी सुविधा होगी इनको याद करने में। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद, पढ़ते रहिए।